नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। लोकतंत्र में आज हम बात करेंगे आरक्षण की। हम बात करेंगे कि क्या सियासी पार्टियां आरक्षण का झुंझुना पकड़ाकर वोट बैंक की राजनीति करती हैं। क्या शिक्षा और नौकरी में आरक्षण से सच में गरीबों को फायदा होता है। क्या सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है जिससे बड़े कंपटीशन पास किए जा सकते हैं। क्या आरक्षण सिर्फ वोट बटोरने का जरिया है। जब सरकारी नौकरियां ही कम हो रही हैं तो फिर आरक्षण का मतलब क्या है आरक्षण का कार्ड और किसे मिलता है फायदा और किसे नुकसान। साथ ही आज ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि सरकारी स्कूलों में किस वर्ग के लोग ज्यादा पढ़ाई करते हैं। इसी मुद्दे पर हम अपने खास मेहमानों के साथ आज लोकतंत्र में चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आरक्षण एक ऐसा झुंझुना है जिसे सत्ता जीवी थमाती है। जाति जीवी इसे बजाते हैं, शिक्षा जीवी घबराते हैं और आरक्षण जीवी पछताते हैं। सरकार के पास सरकारी नौकरी है नहीं, बेरोजगारों की फौज सड़क पर रोजगार के लिए भटक रही है। सभी चीजों का निजीकरण हो रहा है। सरकारी स्कूलों में बच्चे पढ़ते नहीं, प्राइवेट स्कूलों का जमावड़ा है। ऐसे में आरक्षण किस काम का। जब स्कूलों में पढ़ाई ही नहीं होगी तो छात्र कंपटीशन कैसे पास करेंगे। सरकारें आरक्षण के जरिए सिर्फ अपनी सियासी झोली भरती, जबकि गरीबों की झोली हमेशा खाली ही रह जाती है। सरकारें अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए आरक्षण की आंच झोंकती रही है और जनता को वोट के जाल में फंसाती है। सिर्फ सियासी फायदे के लिए आरक्षण की साजिश रची जाती है। आरक्षण की घुट्टी पिलाते हुए केंद्र सरकार ने गुरुवार को एक ऐतिहासिक फैसला लिया। सरकार ने मेडिकल एजुकेशन से जुड़े अखिल भारतीय कोटे IQI में ओबीसी समुदाय के लिए बड़ा कदम उठाया। अब AQI योजना में ओबीसी के लिए 27%, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS के लिए 10% सीटें आरक्षित रखी जाएंगी। केंद्र सरकार द्वारा लिए गए इस फैसले से हर साल लगभग 1500 ओबीसी विद्यार्थियों को MBBS में और 2500 ओबीसी विद्यार्थियों को पोस्ट ग्रेजुएट में और 550 EWS विद्यार्थियों को MBBS में और लगभग 1000 EWS विद्यार्थियों को स्नातकोत्तर में लाभ मिलेगा। सभी राजनीतिक दल इस फैसले में अपनी भूमिका को पिरोने में लगे हैं। जो आरक्षण की व्यवस्था ओबीसी के लिए या जो अपर कास्ट में इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं उनके लिए की गई, ये अपने आप में एक ऐतिहासिक फैसला है। और फैसला इसलिए ऐतिहासिक है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार समाज के समावेशी विकास, सर्वस्पर्शी सशक्तिकरण के लिए कमिटेड है, संकल्पबद्ध है। 27% ओबीसी को आरक्षण देने के लिए कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने लगभग 3 महीने पहले, 4 महीने पहले प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा था, लेकिन तब उन्होंने कार्रवाई नहीं की। अब चलिए, देर आए दुरुस्त आए और सही कदम है और इसका स्वागत किया जाए। केंद्र के इस फैसले को यूपी चुनाव से पहले मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, क्योंकि यूपी में ओबीसी समुदाय के वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा है। वहीं लंबे वक्त से अलग अलग स्तर पर मेडिकल एजुकेशन से जुड़े छात्रों द्वारा इस मसले पर प्रदर्शन किया जा रहा था, जिसकी गूंज लखनऊ से लेकर दिल्ली तक थी। हाल ही में अनुप्रिया पटेल समेत यूपी के कई नेताओं और ओबीसी समुदाय से आने वाले मंत्रियों ने इस मसले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात भी की थी। इस बीच स्कूलों से जुटाए गए राज्यवार आंकड़ों से देश में ओबीसी की आबादी का एक मोटा अनुमान सामने आ गया है। देश भर के सरकारी प्राथमिक विद्यालयों में विद्यार्थियों की जातियों के आधार पर वर्गीकरण करने के बाद पता चलता है कि 45% बच्चे ओबीसी से आते हैं, जबकि अनुसूचित जाति के 19% और अनुसूचित जनजाति के 11% बच्चे प्राथमिक विद्यालयों में पढ़ रहे हैं। ये आंकड़े शैक्षिक सत्र 2019 और 20 के हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी की आबादी में पिछड़ी जातियों की संख्या लगभग 54% है।
वैसे इसमें तेली और जुलाहा जैसे मुस्लिम आबादी भी शामिल है, लेकिन तब भी बड़ी संख्या में हिंदू पिछड़ी जातियों के ही हैं। इनमें कुर्मी, लोध और मौर्य जैसी जातियों का रुझान जनसंघ काल से ही बीजेपी की तरफ रहा है। पर नरेंद्र मोदी के राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने के बाद इन जातियों की बीजेपी से लामबंदी ज्यादा मजबूत है। साथ ही गैर यादव अन्य पिछड़ी जातियों का आकर्षण भी बीजेपी की तरफ बढ़ा है। केंद्र ने ताजा निर्णय के जरिए बीजेपी की ताकत में रीढ़ की हड्डी का काम कर रही सवर्ण और पिछड़ी जातियों को एक बार फिर ये संदेश देने की कोशिश की है कि वही उनकी सच्ची हितैषी है। उत्तर प्रदेश में सपा, बीएसपी, कांग्रेस के अलावा अब आम आदमी पार्टी भी ब्राह्मणों के मुद्दे पर बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रही है। इसको देखते हुए पिछड़ों के साथ गरीब सवर्णों को 10% आरक्षण देने की घोषणा बीजेपी के डैमेज कंट्रोल में मददगार साबित हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट। और लोकतंत्र में मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। परिचय मैं आपका करा दूं, मेरे साथ महेश वर्मा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहे हैं, मेरे साथ अजय उपाध्याय हैं कांग्रेस से, मेरे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी से, प्रोफेसर विवेक सिंह भी चर्चा का हिस्सा हैं एज ए पॉलिटिकल एनालिसिस्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले महेश जी, आप ही के पास आना चाहूंगा। महेश जी, असल में मेडिकल एजुकेशन में ऑल इंडिया कोटे के तहत ओबीसी वर्ग को 27% और ईडब्ल्यूएस वर्ग को 10% आरक्षण। सर, इसके पीछे की स्ट्रेटेजी क्या है? जो आप बात कह रहे हैं सिर्फ एक ही आपको मैं बात करूंगा कि आरक्षण इस देश में एक ऐसा मसला है जिसको जो है उसमें कुछ पीछे सुप्रीम कोर्ट ने इस बारे में कह दिया था, उसके लिए बस खोल दी गई, उसके लिए तूफान खड़ा कर दिया गया। एक पॉलिटिकल मुद्दा जो है हमेशा बनाया जाता है, क्योंकि संविधान में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्टता के साथ जो चीज निहित है उससे बाहर कौन आदमी जाएगा, कौन राज्य सरकार है जो कुर्सी वाले काम करने जाए। तो ये चीज जो है हमेशा ध्यान में रखे, अगर उसको लेकर राजनीति की जाए तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं तो ऐसे लोगों को मुंह की खानी पड़ती है जो शुरू में तो ये कहते हैं कि साहब देखिए किस तरह से संविधान के विरुद्ध में ये हो रहा है, देखिए किस तरह से आरक्षण की चोट पहुंचाई जा रही है, देखिए किस तरह से राजनीतिक लाभ उठाने की। अब बिहार में कोई राजनीतिक लाभ उठाने का कोई हमारी क्या मंशा हो सकती है? ठीक है। ठीक है। मैं ये कहूंगा कि आरक्षण एक इस देश में एक ऐसा ज्वलंत मुद्दा बन जाता है, जब भी इसके बारे में कोई ऐसे सर्वे होते हैं, कोई ऐसी चीजें होती हैं, तो उसके ऊपर तुरंत ऐसा लगता है कि पता नहीं। और विशेषकर मोदी सरकार में तो इसको लेकर जो है हाय तौबा मचाना जो है वो आए दिन का पगल हो गया, आए दिन का फैशन हो गया। अच्छा, जो कुछ भी हम ना भी करें उसके ऊपर भी इनका तिल मिलाना, इनका चीखना, इनका चिल्लाना, इनका अलाप बिलाप करना, ये इन्होंने अपना आपके फैसले पे अगर कोई किसी तरह से रिएक्ट करता है तो आपको ये क्यों लगने लगता है कि शोर शराबा होने लग जाता है, लोग तिल मिलाने लग जाते हैं? सर, असहमति से आपको इतना गुरेज क्यों है? हाँ, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। हम असहमति से हमें गुरेज नहीं है, हम तो कह रहे हैं कि विपक्ष की भूमिका जो है इतनी अच्छी होनी चाहिए कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं वो काम करने पे मजबूर हो, जो उसकी अनदेखी न करें, इग्नोरेंस न करें, उपेक्षा न करें। हम तो ये कहते हैं कि सत्ता में विपक्ष का जो एक काम है वो भी एक अहम भूमिका है कि उससे जो हमें फीडबैक मिलता है, लेकिन पब्लिक परसेप्शन जो है उस तरह का कहाँ क्रिएट होता है। आज देखिए ना, आज जरूरत क्या है देश की और किया क्या जा रहा है देश में। आज राजनीतिक गठबंधन की बात हो रही है, आज सियासत की बात हो रही है। देश चलाने की जिम्मेदारी तो फिलहाल आप ही के पास है और आप ही पूछ रहे हैं देश में क्या हो रहा है। नहीं घनश्याम जी, मेरा सिर्फ ये कहना है, आप जो असहमति की बात करते हैं, हम असहमति से हम तो कह रहे हैं कि भाई तुम वो काम कर लो जो तुम्हारा काम है, आपका जो काम है तो ये भी आप ही सिखाएंगे? हमेशा अच्छा, ये खास बात है, आप ही सिखाएंगे सारी बातें कि विपक्ष को अब ऐसे करना चाहिए, अब ऐसा करना चाहिए, अब विपक्ष का ये काम है, अब विपक्ष का ये काम नहीं है, सारी सीख आप ही देंगे ना? मतलब सर, आप ही के हिसाब से विपक्ष रिएक्ट करे। हम सिखाने की बात नहीं, हम सिखाने की बात नहीं कर रहे, आपने गलत संदर्भ में उसको ले लिया। हम सिखाने की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि हमारी जरूरत क्या है। अगर हमारी जरूरत आज की डेट में कोरोना को हराना हमारी जरूरत नहीं है तो हम गलत है फिर। अगर थर्ड वेव की तैयारी के बारे में बात करना, कोई चीज अगर कहना अगर गलत है तो फिर गलत है। महंगाई के बारे में कोई डिस्कशन करना वो गलत है तो गलत है।
किस तरह से आर्थिक बदहाली दूर होगी, तंगहाली दूर होगी, दुश्वारी कम होगी। अगर ये कहना गलत है तो गलत है। ठीक है, तो ये ठीक है। इस तरह की बातों को अगर हम सामने रख के सोचते हैं तो निश्चित रूप से हमें कहीं ना कहीं विपक्ष दिखाई देता है कि विपक्ष कर क्या रहा है। ठीक है, अजय उपाध्याय, असल में ओबीसी को 27 और ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण, ये चुनाव का असर है क्या? और देखिए, पहले तो मैं उपाध्याय जी सुप्रीम कोर्ट और मद्रास हाई कोर्ट को स्पेशली थैंक्स देना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिसके कारण से 27 जुलाई पिछले मद्रास हाई कोर्ट का कि जब तक एडमिशन नहीं होंगे, यदि ये कोटा निर्धारित नहीं किया जाएगा और कहीं यदि नहीं होता तो फिर मेडिकल एडमिशन भी प्रोसेस के बाद रुक जाता। और सरकार को इंस्ट्रक्शन था, डायरेक्शन था कि कम से कम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ जो है इस पर कोई कमेटी गठित करे और कैसे ईडब्ल्यूएस को और उनको ओबीसी के लोगों को कैसे समायोजित किया जाए एडमिशन के प्रोसेस में, मेंटल और मेडिकल और डेंटल में, क्योंकि बाकी चीजों में तो ऑलरेडी पहले से भी कोटा है ही, लेकिन यहाँ नहीं था। यहाँ एक बड़ी लॉबी थी कहीं ना कहीं, जो लॉबी नहीं चाहती थी कि इस तरह के कोटा मिले, और कोर्ट में लोग गए और कोर्ट के निर्देशन पर मैं पूछता हूं कि 1 साल इस पे लेट भी हुआ है। सरकार को 1 साल पहले से करना चाहिए था, कम से कम हजारों छात्रों का उसमें भी कल्याण होता, लेकिन देर आए दुरुस्त है। मैं इसको समर्थन भी इस मामले में करूंगा कि सरकार ने एक निर्णय लिया है और अच्छा निर्णय लिया है। बट साथ में मैं महेश वर्मा जी के बड़े अच्छे प्रवक्ता है, कम से कम उन्होंने इस बात को स्वीकारा कि देश जो है बदहाली के कगार पर है, बेरोजगारी आसमान छू रही है, महंगाई से लोग त्रस्त हैं, कोरोना के कुप्रबंधन से सरकार जो है महामारी एक तरफ बढ़ी रही है, दूसरी तरफ सियासी महामारी सरकार करती रही, और विपक्ष को इस पर प्रश्न पूछना चाहिए। महेश वर्मा जी, आपको याद होगा विपक्ष उन सभी मुद्दों पर प्रश्न पूछता है सरकार से, जो सरकार लगातार पिछले 7 साल में लोगों का जीना मुहाल कर दी है, चाहे वो पेट्रोल डीजल की दाम हो, काला धन की बात हो, आपने जो संकल्प लिया था चुनाव के टाइम में लोगों को झूठ बोला था, या किसानों की आमदनी को दोगुने करने की बात हो, या जो आज के मुद्दे हैं चाहे कोरोना को प्रबंधन में। दिक्कत क्या है कि सरकार कुंभकर्णी निद्रा में सोई हुई है और आंख पे पट्टी बंधी हुई है, मनोविकार के शिकार इनके नेता हैं, उनको पता ही नहीं चलता, ध्यान ही नहीं रहता। लेकिन महेश वर्मा जी को मैं इसके लिए धन्यवाद दूंगा, एक अच्छे प्रवक्ता है, संवेदनशील प्रवक्ता है, और सरकार की कमियों को समझ रहे हैं कि सरकार कितनी बेहाली का नौबत ला दी है आम जनता। ठीक है, कोटा आरक्षण के मामले में भी 10 सेकंड सिर्फ दे दीजिएगा, आरक्षण के मामले में भी मैं नहीं कहूंगा, इनको खुद भागवत जी का वो स्टेटमेंट उठा के देखना चाहिए कि ओबीसी के आरक्षण को लेकर कैसे बिहार के चुनाव से पूर्व में उन्होंने घोषणा की थी कि आरक्षण को धीरे धीरे खत्म कर देना चाहिए। ये संवैधानिक अधिकार है, किसी ने किसी को दिया नहीं है। संविधान ने, भारत के संविधान निर्माताओं ने कमजोर वर्ग को या आर्थिक रूप से विपन्न वर्ग को एक अधिकार दिया है, उस अधिकार के तहत जो है लोगों को ये राइट है, संवैधानिक अधिकार है उनका, और उसको दे रही है सरकार कोर्ट को। अभी भी कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ता है तब कुछ मिलता है, अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आसानी से सरकार देती है। सरकार देना चाहती तो 27 जुलाई पिछले साल का मद्रास हाई कोर्ट का डिसीजन था, उसी समय 2 दिन में डिसीजन कर लेती और आ जाता है रिजल्ट। पिछले साल का कम से कम एडमिशन में भी बच्चों को लाभ होता। इस बार ये कंपल्सरी था कि नहीं होगा तो बंद हो जाएगा, कॉलेजेस बंद हो जाएंगे लोगों के। ठीक है, तो प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव, असल में कांग्रेस तो इस फैसले के साथ दिखाई देती है, समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि अखिलेश यादव का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो तो कह रहे थे कि हमारी मुहिम थी, ये हमारे ही प्रयास थे जो अब सफल होते दिखाई दे रहे हैं। घनश्याम जी, हमारी पार्टी ने मुहिम चलाया था, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। मैंने खुद ही राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग में कॉपी भी जो इस समय कांग्रेस के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे हैं, इस मुद्दे को असल में पूरी तरह से समझने की आवश्यकता है। पहली बात यह है कि जो आज इन्होंने आरक्षण दे दिया है भारतीय सरकार ने, 2017 से लेकर के 2021 तक 11,027 छात्र आरक्षण न लागू होने की वजह से पिछड़े वर्ग के एडमिशन से वंचित हो गए हैं। उनके बारे में कोई जिक्र नहीं हो रहा है। उनको लगता है कि जैसे हमने दिया है तो बहुत बड़ी चीज दे दी है, जबकि उनका संवैधानिक अधिकार था। अब सवाल ये उठता है कि जो वास्तविक समस्या है, जो आरक्षण की जो वास्तविक समस्या है, वो ये है कि जातिगत जनगणना, अगर भारत सरकार जातिगत जनगणना कराए तब जाकर के वास्तविक स्थिति पता चलेगी कि जो आर्थिक, जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े लोग हैं उनकी संख्या कितनी है, उनको अभी कितना लाभ मिल चुका है। अभी जो स्थिति है आज तक
1990 में बीपी सिंह की सरकार ने पिछड़ों को आरक्षण की घोषणा की थी और 1990 के 2 साल बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उस पर मुहर लगाई थी, यानी कि 92 से एक तरह से आरक्षण केंद्रीय नौकरियों में लागू है। केंद्रीय नौकरियों में लागू होने के बाद लगभग 30 साल बीत चुके हैं और जो आपके क्या कहते हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा संस्थानों में 15 साल से लागू है। और आज आपके एक कार्यक्रम में मैंने एक बार बताया था, पूरा डिटेल बताया था, आज भी मैं एक बार शेयर कर देता हूँ कि जो देश के केंद्रीय संस्थान है, केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं और जो उच्च शिक्षा संस्थान है, वो IIT हैं आपके, NIT हैं आपके, IIMs हैं आपके, उसके अलावा आपके IIT वगैरह हैं। यहाँ आज जो स्थिति है वो 1% भी आरक्षित लोग नहीं है वहाँ पे, वो भी ठीक है। अगर ओवरऑल देखोगे तो 1% भी नहीं है। तो जो जातिगत जनगणना की मांग है वो बहुत पहले से चली आ रही है। अगर मैं आपसे बात कहूँ कि जातिगत जनगणना के बाद ही सारा सोल्यूशन निकलेगा, तो अगर जातिगत जनगणना में देखा जाए तो चाहे वो कांग्रेस की सरकार रही हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही हो, दोनों लोगों ने इसको सिरे से खारिज किया है। अब मैं आपको बता दूं कि जो आपकी जाति जनगणना है उसकी मांग किसने किसने करी है। आरक्षण के जितने भी मामले कोर्ट में लंबित हैं, चाहे हाई कोर्ट में है, चाहे माननीय सुप्रीम कोर्ट में है, जजों ने जब भी सुनवाई किया है उन्होंने ये कहा है कि जब तक हमारे पास आंकड़े नहीं होंगे कि भारत में कितनी आबादी पिछड़ों की है, कितनी आबादी पिछड़ों की नहीं है, कितने लोगों को लाभ मिल चुका आरक्षण का, कितने लोगों को नहीं मिल चुका है, तब तक हम फैसला कैसे ले सकते हैं। अगर सेंसस में आप देखो कि जब सेंसस में बदलाव करने की क्या आवश्यकता है, जब सेंसस होता है, आप भी इस बात को जानते होंगे, प्रक्रिया 2011 में हुआ था कि इसमें फिर होना था, कोरोना के नाते हो सकता है इसका डिले हो जाए। इसमें सब कुछ लिखा जाता है। जैसे मान लीजिए आप किसी जाति के हैं, आपसे जाति पूछा जाता है, जाति पूछे जाने के बाद आप अगर SC कैटेगरी के हैं तो आपको SC में डाल दिया जाता है, SC के हैं तो आपको ST में डाल दिया जाता है, आपसे OBC है तो आपकी जाति पूछी जाती है। तो उसमें कोई एडिशनल एक्सरसाइज करने की सरकार की आवश्यकता नहीं है, मात्र एक कॉलम ऐड करना है जिसमें आपकी जात पूछता ही है जो आपके पास जाता है, तो एक कॉलम ऐड कर दिया जाता है कि पिछड़े वर्ग के हैं और इस जाति के हैं, तो इसमें कोई एक्सरसाइज नहीं करनी है। उससे एक जो एक्चुअल डेटा निकल के आ जाएगा, तब जाकर के हम कुछ निर्णय ले सकते हैं। अगर कोई सरकार वास्तव में चाहती है कि इस देश में जो सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है उसे दूर किया जाए, उसके लिए मैं एक तो बताया किसने मांग करी, दूसरी में बता देता किसने मांग करी है, जो सेंसस के रजिस्ट्रार जनरल हैं, उन्होंने 2011 में जब सेंसस हो रहा था उससे पहले उन्होंने मांग किया था कि इस बार जातिवार जनगणना होनी चाहिए। इसके अलावा जो लोकसभा की आपकी क्या कहते हैं न्याय समिति है, न्याय समिति ने भी इसकी मांग की थी। ठीक है सर, 2018 में सुनिए, ठीक है, आपकी बात समझ में आ गई, सही, ठीक है सर। 2018 में आऊंगा प्रोफेसर धर्मेंद्र, अभी और आ जाऊंगा आपके पास, आपको जानकारी मैं समझ गया, ठीक है। प्रोफेसर विवेक, असल में क्या ये माना जाए कि आरक्षण असल में एक वो जरिया है जो सभी राजनीतिक दलों के सबसे दिल के करीब रहता है, क्योंकि कम मेहनत में ज्यादा फायदा हो जाता है आरक्षण का राग अलापने से। आप कैसे विश्लेषण करते हैं सर आरक्षण और राजनीतिक पार्टियों को? जी घनश्याम जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा और मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि एक आसान तरीका है आरक्षण का, जिसका लॉलीपॉप दिखाकर हर राजनीतिक पार्टी वोट बैंक को साधना चाहती है। और ये भी जो डिसीजन लिया गया है, और मैं इसकी जो है प्रशंसा करता हूँ कि कम से कम और जगहों पर था, मेडिकल कॉलेज में नहीं था, चाहे UG हो या PG हो, और उसमें जो 27% जो है OBC को और 10% जो इकोनॉमिकली जो वीकर सेक्शन के लोग हैं उनको आरक्षण दिया गया है। देखिए, अब अगर हम इसको एक परिपेक्ष में, बड़े परिपेक्ष में देखें तो ये जो आरक्षण है, एक जाहिर सी बात है, जो अभी बात कर रहे थे हमारे सपा के नेता, ये बोल रहे हैं कि एक जातिगत जो है आधारित जो है जनगणना हो जाए तो उससे क्लियर हो जाएगा कि कितने % OBC है, तो उसके आधार पर जो है हम कर सकते हैं। लेकिन देखिए, अगर हम इसको बात करें तो एक मूलतः जो हमारा संविधान है उसकी मूल भावना से विपरीत है। आप एक तरफ चाहते हो कि हम जाति व्यवस्था को खत्म करना चाहते हैं और आप जाति के ऊपर ही मलाई काटना चाहते हैं, तो ये कैसे होगा? एक तरफ आप जाति को खत्म करना चाहते हैं, संविधान का उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर का जातिगत जो प्रणाली है कम हो, और आप इसको बढ़ावा दे रहे हैं, आप करें जातिगत जो है जनगणना करा लीजिए। तो यहाँ पे ये जो डिसीजन लिया गया है अल्पकाल के लिए चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए बिल्कुल सही फैसला है, लेकिन मैं दीर्घ काल के लिए सोचता हूँ कि आप ठीक नहीं है, और धीरे धीरे आरक्षण की जो है खातिर भी इकोनॉमिकली जो है इकोनॉमिक बेस पे होना चाहिए, और एक जात के आधार पर जो आरक्षण है वो जल्दी खत्म होना चाहिए। ठीक।
तो आरक्षण की बात हो रही है, राजनीतिक दलों का उस पर किस तरह से रिएक्शन है, कैसे वो रिएक्ट करते हैं, ये समझने की कोशिश है। सभी खास सामान लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। महेश जी, असल में ब्रेक से पहले हम जातिगत जनगणना का भी जिक्र हो रहा था, तो सर कितनी जरूरी है जातिगत जनगणना? आपको क्या लगता है, जो आर्थिक तौर पे या फिर पिछड़े जो वर्ग हैं उनको आगे लाने के लिए जातिगत जनगणना कितनी जरूरी है? इसे क्यों नहीं होने देना चाहिए? देखिए, जातिगत जनगणना जो है, आप आजादी के बाद से जो है लगातार, ऐसा नहीं है कि जो सेंसस, वो हम जो सेंसस तैयार करते हैं, जनगणना हमारी होती है, वो जाति, लिंग, उसमें सारी चीजें, जवान कितने हैं, ये सारी स्टेटिक्स आते हैं। लेकिन होता क्या है साहब कि जब इसको एक राजनीतिक चश्मे से या राजनीतिक अमली जामा पहनाने के इरादे से कोई चीज किया जाता है, आप मतलब जनहित को ध्यान में रख के नहीं, आप अपने राजनीतिक स्वार्थ बस अगर कोई चीज, जैसे सच्चर कमेटी है, उसके ऊपर हमने सवाल क्यों खड़ा किया कि आपने एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए ऐसा किया? क्यों भाई? क्या उनसे उससे भी दयनीय स्थिति किसी और की नहीं है? आज सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों दाखिल किया गया? क्या कारण है? उसको क्यों उसकी वैधानिकता पे चुनौती क्यों दी गई? सवाल ये है कि इस तरह के फैसले जो है, जिसमें ये कहा गया कि प्रधानमंत्री ने फैसला दिया, कैबिनेट का फैसला ही नहीं है, ये एक और रहस्य से पर्दा उठा। तो इस तरह की जो चीजें हैं जिसमें राजनीतिक बाजीगरी दिखाई जाती है, इस बाजीगरी से देश को नुकसान होता है, लोग आहत होते हैं, लोगों का विश्वास डगमगाता है, लोकतंत्र के जो आस्था है, जो उसके मूल्य है, उसके ऊपर प्रहार है ये। और इस प्रहार को कभी भी एक स्वस्थ लोकतंत्र में कभी भी इसको उचित स्थान नहीं दिया जाता है, न ही इसको कोई अच्छी, कहीं किसी भी तरह से किसी भी सिस्टम में, या हम हो या आप हो या वो पत्रकार हो या वो चित्रकार हो या कलाकार हो, कोई भी आदमी जब लोकतंत्र की हमारी जो मूल्य है। लेकिन महेश जी, लगातार कहा जाता है ना कि पिछड़े और अति पिछड़ों का आर्थिक और सामाजिक विकास अगर करना है तो जातिगत गणना होनी चाहिए। इसमें दिक्कत किस बात की है? क्यों ना हो? मैं यही तो समझना चाह रहा हूँ आपसे। सर मैं आपको एक छोटी सी बात आपको बताऊं। जातिगत, आप मुझे बताइए, सेना में क्या है? सेना में जो राजपूत रेजिमेंट है, डोगरा रेजिमेंट है, वहाँ जो है, हमारे देश में ऐसा तो नहीं है कि ये चीज कहीं दिखाई नहीं देती है, दिखाई देती है, स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लेकिन सवाल है कि उसका एक कोई, जैसे अभी आपने थोड़ी देर पहले जी कहा कि किसी भी चीज को करने का जो उद्देश्य है वो जनहित में होना चाहिए, जन कल्याण में होना चाहिए, उससे लगे कि लोगों को, समाज को, इस देश के देशवासियों को कहीं फायदा हुआ हो। उसको महज, जैसे मैंने आपको कहा ना कि प्रधानमंत्री ने एक आदेश दिया, वो कैबिनेट का फैसला ही नहीं था, इसको चुनौती दी गई। ये अपने आप में विडंबना है या नहीं? इस देश के उन मुस्लिम लोगों से वोट उस समय लेने के लिए एक तरह से उनके आगे एक चारा डाल दिया गया और सच्चर कमेटी का नाम आगे बढ़ा दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, आज उस पे जो खुलासा है वो कितना हास्यास्पद है, कितना निंदनीय है। ये लोकतंत्र के मूल्यों पर कुठाराघात है या नहीं, पहले ये बता दीजिए। ठीक है, तो यानी जातिगत जनगणना की जब बात होगी तब आप सच्चर कमेटी की सिफारिशों का जिक्र करेंगे? स्वाभाविक है, जो गलत है उसको तो करना ही चाहिए, ताकि वो। सर, एक सवाल के जवाब में दूसरा सवाल जवाब कैसे हो सकता है? मुझे ये मैकेनिज्म थोड़ा समझा दीजिए सर। दूसरा, घनश्याम जी, दूसरे सवाल की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ आप कुछ भी करिए, हम तो कह रहे हैं कि अगर आज प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है अयोध्या में, और हमारे लोग कहीं उस पर रिवीजन में नहीं गए, उसको लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा किए, हित में है, देश हित में है, बनना चाहिए, बनने दीजिए। एक समस्या का हल तो निकला, जिसके ऊपर हम आपस में लड़ रहे थे, हम कहीं न कहीं डिस्टर्ब हो रहे थे, कभी न कभी उसको लेकर तनाव था। तो ये तनाव वाला काम जो है, अच्छा, डर लगता है क्या जातिगत जनगणना से? डर लगता है कि जो क्षत्रप है वो कहीं ज्यादा एक्टिव ना हो जाए, फायदा वो ना ले जाए? ये बताइए ना सर, पता चल पाएगा ना? असल में जातियों का हिसाब सबके सामने आ जाएगा, तो दिक्कत किस बात की है सर? घनश्याम जी, एक छोटी सी बात करके अपनी बात को विराम दूंगा कि देखिए, मैं आपसे स्पष्ट रूप से कहूंगा कि 1967 में दक्षिण में आया सामाजिक क्रांति, जिसे सोशल रेवोल्यूशन कहते हैं, जिसमें धर्मेंद्र मित्र, कड़गम, ऑल इंडिया, वहाँ जो थे जातिगत राजनीति वहाँ शुरू हुई। 1989 में मंडल कमीशन और कमंडल की राजनीति शुरू हुई, राइट, जिसको ये कहा गया,
जिसमें अब ये जो सामाजिक रेवोल्यूशन आया, ये जातिगत और वर्ग के आधारित जो ये राजनीति, उसका अंत 2014 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के हाथों से हुआ, जब उन्होंने इसको ये कहा कि कोई भी काम अगर करना है तो उसमें सबसे पहले उन्होंने विकास को प्राथमिकता दी। उन्होंने अंतिम पायदान पे बैठे हुए व्यक्ति का, जो हमारा एकात्म मानववाद है, जो हमारे दीनदयाल उपाध्याय जी का सोच है कि जो समाज के सबसे निचले पायदान पे व्यक्ति बैठा हुआ हो, जाति कोई भी हो, उसको उठाओ यार, उसको ऊपर ले आओ। तो मेरा ये मानना है कि अगर उसको कहीं हम ध्यान में रख के काम करेंगे, या कोई भी व्यक्ति है, तो देश का हर नागरिक उसको सराहेगा। अगर घरों में शौचालय बन रहे हैं, घरों में सिलेंडर जा रहे हैं, घरों में नल लगाए जा रहे हैं, लोगों को आवास मिल रहा है, लोगों को डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है, जनधन अकाउंट योजना का फायदा लोगों को पहुंच रहा है, लोगों को इंश्योरेंस मिल रहा है, किसानों को सम्मान मिल रहा है। ठीक है सर, ये सब चीजें क्या है? ठीक है सर, ये उन तबकों को। तो जातिगत जनगणना का सवाल हो, आप इलेक्शन कैंपेनिंग शुरू कर देते हैं महेश जी। सारी योजनाएं आपने मुझे पल भर में समझा दी और गिना दी। कमाल है सर, बहुत कमाल है। ठीक है, ठीक है। अजय उपाध्याय जी, जनगणना का सवाल जब जब किया जाएगा तो हमें सच्चर कमेटी समझा दी जाएगी, आपकी तरफ से दूसरे तर्क होंगे। सर, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लेकर क्या एक खास वर्ग को वोट के तौर पे इस्तेमाल किया गया, क्या ये भी सच है? देखिए उपाध्याय जी, हम सभी लोग यहाँ जो भी पैनल में, मैं महेश वर्मा जी की भी बात कर रहा हूँ, बाकी तो 2 प्रोफेसर साहब लोग हैं, सब पढ़े लिखे विद्वत जन लोग हैं, और सच्चाई है कि देश में किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म के लोग हो, ये उनका उत्थान होना चाहिए, और कहीं ना कहीं उनके समाज के उत्थान में ही राष्ट्र का उत्थान है। सामूहिकता में यदि हम देखेंगे तो कहीं ना कहीं कांग्रेस इसी विचारधारा को लेकर, चूंकि देश बहुलतावादी विचारधारा और सोच को रखता है। ठीक है कि महेश वर्मा जी की पार्टी और इनके जो अनुसांगिक संगठन आरएसएस है, वो एक तरफा सोचती है कि ये जाति के लोग हैं, ये धर्म के लोग हैं, इनको अलग करो। एक रेशियल, आज भी इनका एक रेशियल सोच है कि सर, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लेकर लोग कोर्ट पहुंचे कि नहीं पहुंचे, और ये रहस्य भी सामने आ गया कि असल में वो तो मनमोहन सिंह का फैसला था, वो कैबिनेट का फैसला भी नहीं था। सर, ये बातें भी तो लोगों के सामने आ रही है ना? नहीं, कमेटी जो आई थी, कमेटी का रिपोर्ट जो आया था, कमेटी के रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली जो उसमें जरूरत की चीजें थी, उपाध्याय जी पार्टी ने, कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उसमें लागू करने का प्रयास किया, और उस पर पूरी ईमानदारी से लागू करने का प्रयास किया। कुछ चीजें अभी भी उसमें रह गई हैं, और उसको भी हम चाहते हैं कि सरकार को आपस में सहमति बना करके, चूंकि जो रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट को टेबल पार्लियामेंट में करने का काम किसने किया, किसने उस पर विचार करने का प्रयास किया? निश्चित तौर पर मैं नहीं मानता कि एक जाति और धर्म के कारण जो भी पिछड़े समाज में है, चाहे वो दलित समाज के लोग हैं, महिला है, किसान है, जो भी हैं, सबके साथ न्यायिक रूप से, ये सरकार का ड्यूटी है। ये पार्टी की बात नहीं है, कांग्रेस भाजपा की बात और सपा की बात नहीं होनी चाहिए। समाज का विकास होगा तभी राष्ट्र का विकास होगा, और सच्चा राष्ट्रभक्त वही है जो सबके विकास के बारे में सोचे, एक व्यक्ति विशेष और एक धर्म और समुदाय विशेष के बारे में ना सोचे, सबके बारे में सोचे। जब हम सरकार में होते हैं तो किसी जाति के लिए और किसी धर्म की सरकार नहीं होती है, वो भारत की सरकार होती है, और हमने हमेशा वही एक्ट किया है। अभी एक बात जरूर महेश वर्मा जी ने कही है, और उनकी बात से मैं आंशिक सहमत भी हो सकता हूं, कि इस देश में किसी न किसी रूप में लोग जो है जोड़ने की राजनीति के बदले तोड़ने की राजनीति कर रहे हैं। अब ये देखना पड़ेगा कि कौन कर रहा है, किसने ये काम किया है पिछले 10, 15, 20 वर्षों में, इतिहास किसका है। स्वतंत्र जब देश को तोड़ने की बात आई, 2 भागों में बांटने की आई, उस समय भी और आज भी, मुझे लगता है इस एक विचारधारा है जो ये तोड़ने का काम कर रही है, उससे हमको ऊपर उठना होगा। जातीय जनगणना की बात है, इस पर भी मैं थोड़ा विचार जरूर रखूंगा। आपने प्रश्न भी किया था, मैं मानता हूं बिहार की सरकार इनकी थी, और विधानसभा में इस पर पारित भी हुआ था, लेकिन जैसे चुनाव आता है इनको सब चीज याद आती है। इनको राम मंदिर जी भी आ जाएगा, इनको ये ओबीसी का रिजर्वेशन भी आएगा, इनको जातीय जनगणना भी आएगा, इनको जो जनसंख्या नियंत्रण भी आएगा। चुनाव खत्म होते सारी चीजें भूल जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों करते हैं? इनको क्या चुनाव में ही ये सारी चीजें आती है? जहां तक अभी इस रिजर्वेशन जिस पर आपका डिबेट चल रहा है, रिजर्वेशन का एक मैं तथ्य बता देना चाहता हूं कि पिछले साल मद्रास हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था, और वो कहा था कि 2021-22 में हम इसको लागू करेंगे। जब अभी सरकार ने जुलाई 13 को जब नोटिफिकेशन नीट का लाया, उसमें कहीं इसमें मेंशन ओबीसी रिजर्वेशन का नहीं था। 19 जुलाई को मद्रास हाई कोर्ट में पिटीशन एक डाला गया यूनियन गवर्नमेंट के अगेंस्ट में, अटेम्प्ट टू कोर्ट,
और तब जाकर के तुषार मेहता जी जो है 26 तारीख को ये कहते हैं, अभी 26 मतलब 5 दिन पहले, कि हम जो है सरकार अब इस पर विचार करेगी। अब देखिए इसको भी अपना पीठ थपथपा रहे हैं कि मैंने कर दिया। अरे करना था तो 13 तारीख के जो नोटिफिकेशन अप्लाई थे उसी में कर देते। राम मंदिर पर भी इन्होंने बड़ी चर्चा की। भैया सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, निर्णय का तो सम्मान कर लो भाई। चंदा चोरी कर रहे हो, चलो कर लो, आप लोग आपने अपने लोगों को डाल दिया, वो समझ में आती है, ठीक है, लेकिन कम से कम सुप्रीम कोर्ट के निर्देश में सभी देश के लोग मान रहे हैं इसको। आप अपना पीठ क्यों थपथपा रहे हो? यदि आपको करना था तो आप तो 30 साल 35 साल तक राम के नाम पे सत्ता में रहे। ठीक है, क्यों तो आरक्षण असल में हो या ना हो, इससे ज्यादा जरूरी ये है कि आरक्षण का क्रेडिट कौन ले जाए। सर इस बहस से ये समझ में मुझे फिलहाल आ रहा है। ठीक है सर, एक ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ। सभी खास सवाल लगा था, मेरे साथ बने प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव भी मेरे साथ है। तो प्रोफेसर धर्मेंद्र, क्या आपको लगता है कि जातिगत जनगणना को लेकर एक नई कोशिश एक नए सिरे से होनी चाहिए और कम से कम प्रस्ताव भी लाना चाहिए और इसकी शुरुआत विधानसभाओं से कम हो जानी चाहिए? घनश्याम जी, सबको बोलने के बाद मुझे बोलने का मौका मिला है, तो मैं सबकी बात का भी जवाब देते हुए फिर आपकी बात का जवाब दूंगा। प्रोफेसर विवेक जी एक संजीदा राजनीतिक विश्लेषक हैं। उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट तौर से कहा कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए। मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि जो भारत की सरकार है, भारत में कितने लोग हैं जो जाति जनगणना के पक्ष में हैं। मैंने बताया कि जो जज सुनवाई करते हैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में, वो जाति जनगणना के पक्ष में हैं। दूसरे ये है जो सेंसस के रजिस्ट्रार हैं, जनरल रजिस्ट्रार, वो भी इसके पक्ष में है। 2011 की जो सेंसस है उससे पहले लोकसभा में बाकायदा सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ, यानी कि पूरे देश के जितने चुने हुए सांसद हैं सबने कहा कि जाति जनगणना होनी चाहिए। 2011 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित हुआ। तो अगर वो इनसे ज्यादा अक्लमंद मानते हो अपने आप को प्रोफेसर विवेक सिंह जी, कि जो पूर्व पार्लियामेंट है उनसे भी ज्यादा ज्ञान इनके पास है, संवैधानिकता के बारे में उनसे भी ज्यादा जानते हैं, उसके बारे में नहीं बोल सकता। सर वो उनकी अपनी राय है ना सर, आप किसी बुद्धिमत्ता पे सवाल ना उठाएं सर, व्यक्तिगत ना हो, आप बस बातों का जवाब दें। बिल्कुल। 2018 में तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी ने खुद अनाउंसमेंट किया, घोषणा किया, जब 2021 में जनगणना होगी तो जाति जनगणना होगी। संसद की जो सामाजिक न्याय समिति है उसने संस्तुति दे दी। उसके बाद राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग है, उसने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। तो आप मुझे बता दो कि अब कौन बच रहा है जो कह रहा है जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए? फिर भी क्यों नहीं हो पा रही है? फिर भी क्यों नहीं हो पा रही है? तो क्यों नहीं हो पा रही है तो बता रहा हूँ मैं। अब होने के बाद कौन नहीं करने दे रहा है उसको बता देता हूँ। वाजपेयी सरकार ने सेंसस रजिस्ट्रार के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। सेंसस रजिस्ट्रार ने कहा था जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन वाजपेयी की सरकार ने कहा नहीं, हम नहीं कराएंगे, यानी कि उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मनमोहन जी की जो सरकार थी, 2011 में सेंसस होने वाला था, उसके जस्ट पहले जो पार्लियामेंट में प्रस्ताव पास हुआ था सर्वसम्मति से, उसको कांग्रेस ने ठुकरा दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में जो 2018 में राजनाथ सिंह जी ने घोषणा किया हम जब 2021 में जनगणना होगी हम जाति जनगणना करेंगे, तो उससे यूटर्न ले लिया। तो आप मुझे बता दो केंद्र में किसकी सरकार है? या तो कांग्रेस की है, या तो बीजेपी की है। ये दोनों नहीं होने दे रहे हैं और उसके कारण मुझे लगता है कोई रोकने वाला बचा नहीं है। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि कौन डरता है जाति पिछड़ेपन के आंकड़े को जारी करने से? कौन डरता है जाति पिछड़ेपन के आंकड़े को जारी करने के लिए? भारत में एक जाति सत्ता है। जिस दिन जातिगत आंकड़े भारत से जारी हो जाएंगे, जाति सत्ता से पर्दा उठ जाएगा। क्षेत्रीय पार्टी तो चाहती हैं, क्षेत्रीय पार्टी तो चाहती हैं कि पता चल जाए, जातियों का खेल तो ज्यादा आसानी हो जाए। क्षेत्रीय पार्टी तो चाहती है ना। आप बिल्कुल चाहती हैं। आप मुझे बताइए अगर कोई बीमारी है हमारे पास, आपका सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन है, उसको आप नापने के लिए क्या पैमाना बनाओगे? मुझे बताओ। जैसे कोरोना आया, अब कोरोना में आपको ये नहीं पता है कितनी ऑक्सीजन की जरूरत है, कितने ऑक्सीजन हमें उत्पादन करना है। जब आपको ये नहीं पता होगा कि पूरे देश में कितने लोग ऐसे हैं जो सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, कितने लोगों को इसका लाभ मिल चुका है, कितने लोगों को नहीं मिल चुका है। एक उदाहरण मैं और आपको बता देता हूँ, ये बहुत अच्छा उदाहरण दिमाग में आ गया अभी। जब 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और योगी जी मुख्यमंत्री बनी, उससे पहले जो एक नैरेटिव फैलाया गया पूरे प्रदेश में कि पूरे प्रदेश में 2012 से 17 तक जो सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार ने सारे यादवों को नौकरी दे दिया। ये पूरा फैलाया गया और बाकायदा मीडिया नैरेटिव चलाया गया, सोशल मीडिया पे दिखाया गया कि 75 में से 56 यादव डीएम है उसमें। उसके बाद योगी सरकार आते ही योगी जी की नजर बिल्कुल उसी पे थी कि किस सरकार में सबसे ज्यादा नौकरी यादवों को मिली है। उसके बाद योगी जी ने आयोग की जितनी भर्तियां हुई थी सबने जांच बैठाई। उसके अलावा पूरे प्रदेश में सर्वे कराया। उस पूरे प्रदेश में सर्वे कराने के बाद ये पता चला कि पिछड़ी जातियों में जो सबसे ज्यादा नौकरी मिली है वो कुर्मी बिरादरी के लोगों को मिली है या तो नहीं मिली। इसी बीच में 2012 से लेकर 17 तक हमारी पार्टी के महासचिव प्रोफेसर राम गोपाल जी ने बाकायदा एक लिस्ट जारी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हमारे यहाँ जो की पोजीशन पे जो अधिकारी हैं वो कौन सी किस जाति के।
उसके बावजूद भी भारतीय जनता पार्टी ने प्रोपेगेंडा फैलाया और लोगों को बेवकूफ बनाया और ओबीसी के लोगों को बेवकूफ बना के सत्ता पर काबिज हो गया। उसके बाद जैसे जैसे चुनाव आता है इनके पास नए नए सबूते आना शुरू हो जाते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप नीट में आरक्षण दे रहे हैं तो आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव में सिर्फ जातियों को खेल चलता है और जातियों ही बता के लोग सत्ता पे काबिज हो जाते हैं, बाकी काम वाम किसी का कोई मैटर नहीं करता है। काम भारतीय जनता पार्टी को कुछ नहीं करना है, भारतीय जनता का काम करना ही नहीं है, उसे एक नए आंकड़ों में उठाना है। आप मुझे बता दो कि जैसे ये अभी आपने देखा कि पूरे कैबिनेट में कितने ओबीसी लोगों को मंत्री बनाया गया है, इसका होर्डिंग लग गया पूरे देश में। आप मुझे बता दो कि इसका होर्डिंग आप लगा सकते हो, आप कह रहे हम दे रहे हैं, तो आपने नीट में आरक्षण क्यों नहीं दिया? अभी जो हमारे भाई कांग्रेस के प्रवक्ता बता रहे थे, जो सलोनी कुमारी वाला केस है जो सुप्रीम कोर्ट में है, 2015 में वो फाइल हुआ था, उसमें सलोनी कुमारी जी ने यही कहा था कि ओबीसी का आरक्षण 27% ऑल इंडिया कोटा में होना चाहिए। जब दोबारा चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट में केस फाइल हुआ, उसमें केंद्र सरकार ने अपना एक फरमाना दिया और उसमें ये कहा कि क्योंकि ये मामला भी सुप्रीम कोर्ट में लंबित है, इसलिए मद्रास हाईकोर्ट फैसला नहीं दे सकती है। फिर जाकर के सुप्रीम कोर्ट ने बात क्लियर की कि जो हमारा मामला सलोनी कुमारी वाला केस है, ये किसी भी तरह से ऑल इंडिया कोटा में ओबीसी के आरक्षण को देने के लिए बाधा नहीं है, इसलिए मद्रास हाईकोर्ट अपनी हिसाब से फैसला ले सकता है। तो ये बात तो पहले से डिसाइड हो चुकी थी, जब डिसाइड हो चुकी थी तो उसकी ठीक है सर, प्रधानमंत्री जी खुद ही आ गया। ठीक है प्रोफेसर धर्मेंद्र, आपकी बात क्लियर हो गई, समझ गया सर, आपकी बात समझ गया। प्रोफेसर विवेक, तो फिर जातिगत जनगणना में दिक्कत कहां आती हुई दिखाई देती है? बार बार इस तरह की थ्योरी फ्लोट क्यों होती है कि कुछ पार्टीज हैं जो नहीं चाहती हैं कि इस तरह की जनगणना हो? क्षेत्रीय दल हैं, उनसे डर है कि जातियां पता चलने के बाद असल में उनकी स्थिति मजबूत हो जाएगी, या कोई और वजह समझ में आती है? घनश्याम जी, मैं 2-3 मिनट लूंगा। अभी मैंने प्रोफेसर धर्मेंद्र जी का ध्यान में सुन रहा था। देखिए, समाजवादी पार्टी के लिए तो कोई सबको पता है कि जाति इनके लिए इम्पोर्टेंट है, काम इनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है और बिल्कुल ठीक हुई जा रहे थे। देखिए, एक बात मैं बहुत इम्पोर्टेंट कहना चाहता हूँ। जैसे 2 बात हुई थी, एक जातिगत जनगणना के ऊपर और एक स्ट्रक्चर कमेटी के ऊपर। देखिए, जातिगत जनगणना सबको पता होती थी, 1886 से होती थी, 1931 तक होती रही, लेकिन 1931 के बाद ऐसा क्या कारण बन गया, इसके बाद नहीं हो पाई। सबको पता है 1941 में कुछ कारण से इस वजह से नहीं पाई। 1951 के बाद से, देश आजादी के बाद से, इसके बाद से 1961 से आज तक 2011 तक ऐसा क्या कारण था कि जातिगत जनगणना नहीं हुई? उसके पीछे कारण बहुत स्वाभाविक है और कारण बहुत मुख्य है। हम संविधान का सम्मान करते हैं। संविधान को जो बनाने वालों ने ऐसी परिकल्पना भी नहीं किया था कि हम संविधान बना रहे हैं, जाति को हम खत्म करना चाहते हैं और इस देश के ऐसे लोग, ऐसी पार्टियां हैं जो इस जाति को बढ़ावा देने का काम करेंगे, उसको प्रतिष्ठित और पल्लवित करने का काम करेंगे। तो क्या आप संविधान को नहीं मानते? आप डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर को आप नहीं मानते हैं? आप सरदार पटेल के वक्तव्य को आप ध्यान दीजिए, उन्होंने बिल्कुल विरोध किया था और बिल्कुल इस देश में जातिगत जनगणना नहीं हो सकती है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो आप संविधान से भटके हुआ दे रहा है। धर्मेंद्र जी, दूसरी बात जो था स्ट्रक्चर कमेटी के ऊपर। अच्छा प्रोफेसर विवेक, स्ट्रक्चर कमेटी पे बोलिएगा, लेकिन मुझे ये भी समझाते चलिए, क्या संविधान में जो भी आधार बताए गए हैं वो अकाट्य हैं, उन्हें बदला नहीं जा सकता है क्या? किसी तरह का रद्दोबदल नहीं हो सकता है क्या? ऐसी संभावना नहीं है क्या प्रोफेसर विवेक? देखिए, बहुत हो सकता है, इतना अमेंडमेंट आ गए हैं, बहुत बार संविधान बदला गया है, लेकिन जो मूल भावना के विपरीत जो है, आप उसको कैसे बदल सकते हैं? यहाँ पर जाति को खत्म करने की बात होनी चाहिए, आप जाति को बढ़ावा देने की बात करें, जाति को जनगणना की बात कर रहे हैं, इसका बिल्कुल विरोध है और विरोध रहेगा और ऐसा नहीं हो सकता है। दूसरी बात मैं बोलता हूँ कि जातिगत जनगणना हो या स्ट्रक्चर कमेटी हो, दोनों असंवैधानिक है। अभी आपने कहा ये किसी एक पर्सन की एक राय थी, मंत्रिमंडल का अप्रूवल नहीं लिया गया था। तो देखिए, जहां तक स्ट्रक्चर कमेटी की बात है, यह पूरी तरीके से यादव संविधान के खिलाफ है और इसीलिए कोर्ट में मामला गया है। संविधान सभा में आपको पता होगा, संविधान सभा में बिल्कुल इस पर विरोध किया गया था। किसी धर्म के आधार पर आप किसी को रियायत, छूट या लाभ आप नहीं दे सकते हैं। समता का भी एक सिद्धांत होता है, कहाँ उसका ख्याल रखा जाएगा? मुसलमान कहाँ कमजोर है? जिस मुसलमान ने एक देश को बांट दिया तो कहाँ से कमजोर हो सकता है? आप अल्पसंख्यक की बात करें, इसमें सीधे मुस्लिम तुष्टीकरण था, मुस्लिमों के लिए था, अल्पसंख्यकों के लिए कहाँ था ये? दूसरी बात है, आप धर्म के आधार पर अगर किसी को फायदा पहुंचाने का कोशिश करेंगे तो कोई भी संविधान को मानने वाला व्यक्ति इसका विरोध करेगा। रही बात मुस्लिम, एक प्रचंड बहुसंख्यक है, जो दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक अल्पसंख्यक नहीं है। बात तो यह होनी चाहिए कि इनको अल्पसंख्यक जो उनका दर्जा है ये कैसे कम होना चाहिए। आप देखिए,
पांडिचेरी में 96%, जम्मू कश्मीर में 68%, असम में 34%, वेस्ट बंगाल में 27%, केरला में 26%। कहाँ आप बात करें उत्तर प्रदेश में 20%। इसमें तो उनकी आबादी है, ये तो बहुत दूसरे सबसे बड़े बहुसंख्यक है, ये अल्पसंख्यक कैसे हो सकते हैं? भारतीय जनता पार्टी से महेश जी मेरे साथ है। तो महेश जी, असल में 27% और 10% का आरक्षण देख के आप भले ही ये बताने की कोशिश करें कि देखिए अति पिछड़ों के लिए और गरीब सवर्णों के सबसे हितैषी आप ही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि सामाजिक न्याय के संघर्ष की ये जीत है। असल में क्रेडिट लेने की भी होड़ है क्या महेश जी? महेश जी तो शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही, लेकिन अजय उपाध्याय। अच्छा महेश जी, अच्छा सुन रहे हैं? अच्छा सर सुन रहे हैं मुझको? सुन रहे हैं मुझको सर? हाँ, आवाज एक बार प्लीज आप दोहरा देंगे? अच्छा, मैं सवाल दोहरा रहा हूँ सर अपना। मैं ये जानना चाह रहा था सर आपसे कि असल में आपने 27% और 10% आरक्षण की व्यवस्था करके ये बता दिया हो कि देखिए पिछड़ों के लिए और गरीब सवर्णों के लिए आपके दिल में क्या है, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कह रही है कि ये तो सामाजिक न्याय के संघर्ष की जीत है और हम इसका झंडा बहुत समय से बुलंद करते रहे हैं। ये बीजेपी का कोई रोल नहीं है इसमें, समाजवादी पार्टी का रोल है। तो क्रेडिट लेने की भी होड़ है क्या? नहीं, ये समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, कोई मुसलमान को, कोई दलित को, कोई ओबीसी को, हमारा ये बिल्कुल पकड़। हम स्पष्टता के साथ पूरी मतलब जिम्मेवारी के साथ ये बात आपके आगे रख रहा हूँ घनश्याम जी कि हम इस तरह के किसी भी क्रेडिट के पीछे नहीं जाएंगे कि हमने ये इसलिए किया है कि हमें कोई वोट मिले, हमें कोई वोट मिले। हम सिर्फ इसलिए किए हैं कि इस देश में, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इस देश में वहां तक हम पहुंचे, वहां तक कनेक्ट हो जाए जो हमारी आस में बैठे हुए हैं। 70 साल से आस लगाए बैठे हुए हैं कि हम कभी बिजली देखेंगे, हम कहीं बल्ब जलता हुआ देखेंगे, हम कहीं हमें नौकरी मिलेगी, हम कहीं वो चीज प्राप्त करेंगे जो आज तक जो है एक वर्ग विशेष को मिलता रहा है, एक धर्म लोगों को मिलता रहा है, एक जो तो ऐसी स्थिति क्या देश की अभी है? ऐसी स्थिति क्या अभी देश की है? क्योंकि मुझे तो ये लगा था कि आपके अनुसार और बीजेपी के अनुसार तो तस्वीर बदल चुकी है देश की, हम तो विश्व गुरु बन गए हैं। कहाँ बिजली, बल्ब, पानी की बात कर रहे हैं सर? ऐसा भी है क्या? देखिए घनश्याम जी, अगर आप कहेंगे कि परिवर्तन नहीं है तो मैं इस बात से मतलब नहीं, मैं तो मान रहा हूँ, मैं तो मानूं कि परिवर्तन है। तो अगर परिवर्तन है तो किसको इंतजार है? मुझे ये बताइए ना, अगर परिवर्तन है महेश जी तो फिर किसको इंतजार है? कौन वो बेचारा पेड़ के नीचे बल्ब जलने का इंतजार कर रहा है, ये भी समझा दीजिए। मैं वही आपको, परिवर्तन क्या है, परिवर्तन कैसे आपको दिखाई देता है? जब कोई चीज जो आप सरकार जो कोई चीज लेकर आती है, कोई चीज कह के आती है, जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उसके लिए मशक्कत करते हैं, उसके लिए कोशिश करते हैं। समाज में जब ये चीज एक विश्वास की जब पैठ बनती है तो वही परिवर्तन होता है। अच्छा बता, हम परिवर्तन दिखे या ना दिखे, परिवर्तन दिखे या ना दिखे, लेकिन हमें महसूस करने की आदत डालनी पड़ेगी। अच्छा परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, ये समझे हम। मेरी बात को गलत नहीं, मैं समझना चाह रहा हूँ सर, मैं इंटरप्रेट नहीं कर रहा हूँ, आप समझाइए। महसूस करें ना, महसूस करें। घर में पंखा ना भी चल रहा हो तो हम महसूस करें हवा आ रही है, हवा आ रही है, ऐसा वाला। क्या बात हुई है? हम कह रहे हैं सामाजिक पैठ, सामाजिक पैठ क्या होती है? वही परिवर्तन है कि आपने चेहरा चाल चरित्र जो था, जिसको लोगों ने स्थापित किया हुआ था, जिसको शोषण किया जा रहा था, जो लोकतंत्र के अमर्यादित करने का प्रयास किया जा रहा था, कभी जाति के, कभी वर्ग के, कभी पिछड़ों का, कभी कुछ लोग का, कभी दबलों का, कभी वंचितों का, ये जो नाम लेने के जो आप कह रहे हैं कि जो एहसास मात्र से होता था, वो काम हम नहीं कर रहे हैं। अच्छा। माफ कीजिएगा, ये काम उन लोगों से पूछिए, ये सवाल उनके ऊपर फिट होता है, हमारे ऊपर तो एक ही सवाल फिट होता है, और वो ये कि हमने सारी चीजों को पीछे छोड़ के हमने विकास बात करना रखा। तो आखिर क्या कारण है कि हमने विकास को महत्व दिया, विकास को प्राथमिकता दी, और उससे हमने जिसको कनेक्ट करने की कोशिश की वो लोग हैं जो समाज के कमजोर तबके के लोग। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, समय कम है, समय कम है सर, समय कम है, आखिरी फेज में हूं मैं प्रोग्राम के। अजय जी, असल में लगातार अपोजिशन ये कोशिश करता रहा कि ब्राह्मण विरोधी, स्वर्ण विरोधी, सवर्ण विरोधी छवि भारतीय जनता पार्टी की बनाई जाए, लेकिन 10% आरक्षण देके गरीब सवर्णों को भारतीय जनता पार्टी ने सब मैनेज कर दिया सर, आप पीछे रह गए।
देखिए, कभी भी कांग्रेस पार्टी ने जाति के राजनीति के कारण किसी भी पार्टी को प्रतिबंधित करने का, किसी भी पार्टी को एक्सपोज करने का उस आधार पर हम लोगों ने नहीं किया। हाँ, ये जरूर है कि भाजपा खुद जो राजनीति करती है पूरा देश देखता है। उत्तर प्रदेश में देखिए ना किस तरह जाति विशेष की राजनीति कर रही है। ठाकुर वर्सेस ऑल हो रहा है पूरे उत्तर प्रदेश में। बाकी राज्यों में भी, हरियाणा में वही कहानी है। महाराष्ट्र की भी जो उनकी राजनीति रही है अभी कुछ दिन पहले, उस पर भी सबने प्रश्न किया है। हाँ, ये जरूर है कि अभी विकास, एक बात बड़ा, महेश वर्मा जी बोलते बहुत अच्छा है, एकदम सत्य बात बोल देते हैं। मतलब देखिए ना, अभी भाजपा ने कितना विकास किया है। मोदी जी का जो एज है, जो उनकी आयु है, उससे ज्यादा रुपये का डॉलर हो गया, डॉलर के अगेंस्ट है। पेट्रोल डीजल 100 रुपये पार हो गया। महंगाई की भी सबसे ज्यादा हालत है, ऊंचाई पर चली गई महंगाई। और बेरोजगारी का तो आलम में है कि 46 वर्ष में सर्वाधिक बेरोजगारी आई है। तो ये विकास ये सब हुआ है। हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश का बंटवारा, जाति धर्म के नाम पे देश को तोड़ने का प्रयास, ये विकास हुआ है। यथार्थ पर विकास की यदि बात करें, जो बात आप इनसे जानना चाहते थे संभवतः ये नहीं, चूंकि है नहीं इसलिए नहीं कर पा रहे हैं। लोगों की हालत कितनी बुरी है कि आप किस कंडीशन में लोग जी रहे हैं, हमने सबने देखा है। किस तरह कोरोना में लोगों की जान गई है। और बेसिक आर्थिक मैंने जो संरचना होनी चाहिए हेल्थ की, उसमें भी सरकार विफल रही है। मैं अभी भी मानता हूं कि जाति धर्म और क्षेत्र से ऊपर उठ करके हम सबको एक समन्वय, ठीक है सर, ये तो आदर्श बात आपने समझा दी सर। ऊपर उठ के सोचने की तो आदर्श बात है, लेकिन इस आदर्श बात को मानता कौन है? ना आप, ना वो, तो फिर तस्वीर बदलेगी कैसे? बड़ा सवाल है। फिलहाल समय मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। तो चुनाव का आगाज है। अभी चुनाव के मद्देनजर कई ऐसी बातें हमारे सामने आएंगी जो कई तरह के सवाल खड़े करेंगी, लेकिन चुनाव के मद्देनजर ही क्या सारी क्वेश्चंस रेज किए जाएंगे, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद की तस्वीर क्या होगी, ये भी एक बड़ा सवाल है। लोकतंत्र में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।